ये सब शुरू हुआ एक कागज के टुकड़े पर लिखी कुछ लाइन से, एक सरकारी ऑर्डर जिसने महाराष्ट्र की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आग में घी डाल दिया। So how should we see the resurfacing of language? थप्पड़ से थाने तक पहुंची भाषा की लड़ाई, जहां उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी और नॉन मराठी की सियासत को खुलकर हवा दे रहे हैं। पिछले दिनों आप सबने सुना होगा महाराष्ट्र में लैंग्वेज को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। मेरा ये कहना है कि दुनिया आज ओपन हो चुकी है और जिनको जो देश सबसे बेस्ट लाइफ स्टाइल दे रहा है वो लोग खुशी खुशी अपनी भाषा, कल्चर, रिलीजन सब कुछ बड़े आराम से दान देकर जा रहे हैं और एक बेहतर जिंदगी को अपना रहे हैं। ये हम सब जानते भी हैं और देख भी रहे हैं। तो अगर आप लाखों साल पुरानी चीजों को बचाकर फ्यूचर के लिए रखने वाले हो जिसका फ्यूचर में कोई इस्तेमाल नहीं होना है, तब भी आप उसी की फिक्र करते हो, तो मैं समझूंगी कि देश से अगर लोग अच्छी जिंदगी के लिए जा रहे हैं तो वो सही है। भारत में एक ही देश के लोगों से घृणा की जाती है और ये कोई आज का मुद्दा नहीं है, ये सदियों से चलता आ रहा है और अभी तक किसी ना किसी वजह से इसे जिंदा रखा गया है। अगर इस देश से वोटिंग की कहानी खत्म कर दी जाए तो चाइना की तरह सारे ओल्ड अनवांटेड कस्टम्स को मिटने में देर नहीं लगेगी। अगर हम लोग आज भारत का कंपेयर चाइना से करेंगे तो हमारा देश और हमारे देशवासी 100 साल पीछे चल रहे हैं। कभी दोनों देश एक टाइम पर एक जैसे समय से गुजर रहे थे, लेकिन आज आप चाइना को जानते ही हैं। हमारे घरों से लेकर हमारे खेतों तक चाइनीज प्रोडक्ट की भरमार है। यहाँ तक हमारे फेस्टिवल्स में जो चीजें यूज होती हैं वो चाइना बनाता है और हम ही से पैसे कमाता है और फिर हमसे ही अमीर बनता है। वहीं दूसरी ओर हमारी सरकार हमें अलग थलग करके रखती है, कभी हमें एकजुट होने नहीं देती, कभी धर्म के नाम पर तो कभी कल्चर के नाम पर तो कभी भाषा के नाम पर। पॉलिटिशियंस को पता है कहीं ये लोग एकजुट होकर ब्रिटिश राज की तरह हमें भी ना उखाड़ फेंकें और हम भारतीय इन पॉलिटिशियन के इरादों पर खरा उतरते हैं। जैसे ये लोग चाहते हैं वैसे हम लोग करते हैं और आपस में जानवरों की तरह उस चीज को बचाने के लिए लड़ते हैं जिसे ना भी बचाया जाए तब भी उसे कोई मिटा नहीं सकता, जिसे रिलीजन कहते हैं। और जब आफत आती है, बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल में बेड की तलाश में मौत को गले लगा लेते हैं, लेकिन जब तक जिंदा रहते हैं तब तक इन सब मुद्दों पर बात नहीं करते, बस वोट देने के लिए खुद को जिंदा रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र में हो रहे बवाल, वो भी भाषाओं के ऊपर, हिंदी वर्सेस मराठी। ये सब शुरू हुआ एक कागज के टुकड़े पर लिखी कुछ लाइन से, एक सरकारी ऑर्डर जिसने महाराष्ट्र की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की आग में घी डाल दिया। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे किसी एक कम्युनिटी या भाषा वालों के नाम नहीं किया जा सकता। उस पर देश के हर नागरिक का हक बराबर है, चाहे वो कोई भी भाषा बोले या कोई भी धर्म माने या ना माने, लेकिन अगर वो इंडियन है तो उसका 100% हक है। देश के किसी भी शहर पर सिर्फ किसी एक कम्युनिटी या एक भाषा बोलने वालों का अधिकार नहीं हो सकता। दूसरा, जैसे कि देश की हर नदी, पवित्र मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सड़क, हवा, पानी, धरती, पहाड़, समंदर, ऐसी कोई चीजें पर देश के हर एक नागरिक का 100% हक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक स्टेट जो भाषाएं और उसकी रूह के लिए एक जंग लड़ रही है। क्या होता है जब अपनी मदर टंग पर गर्व, पावर प्ले और सड़कों पर गुंडागर्दी में बदल जाता है? क्या ये सिर्फ एक बहस है कि स्कूल में क्या पढ़ाया जाना चाहिए, या ये कल्चर वॉर की एक फ्रंट लाइन है जो महाराष्ट्र को हमेशा के लिए बदल सकती है? ये सिर्फ एक पॉलिसी की एक सिंपल कहानी नहीं है, ये कहानी है पहचान की, इतिहास की और मिट जाने के एक गहरे डर की। आज जो हो रहा है उसे आसानी से समझने के लिए आपको उस चिंगारी को समझना होगा, उस इतिहास को समझना होगा जिसने आग भड़काई, और उन पॉलिटिकल फोर्सेस को जो अभी एक्टिव हैं। सेक्शन 1, द स्पार्क।
इस लड़ाई का लेटेस्ट चैप्टर शुरू हुआ अप्रैल 2025 में। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करते हुए एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी GR जारी किया। इस नए रूल के हिसाब से क्लास 1 to 5 तक की सभी स्टेट बोर्ड स्कूल में, चाहे वो मराठी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, हिंदी को कंपलसरी थर्ड लैंग्वेज बना दिया गया। सरकार का ऑफिशियली कहना था कि ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को प्रमोट करने की नेशनल पॉलिसी के हिसाब से है, ताकि बचपन से ही मल्टी लैंग्वेज को बढ़ावा मिले। कागज पर ये एक स्टैंडर्ड एजुकेशनल रिफॉर्म लग रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में भाषा कभी सिर्फ भाषा नहीं होती, वो पॉलिटिक्स है, कल्चर है, पहचान है। DR में कहा गया है कि मराठी पहली लैंग्वेज रहेगी और इंग्लिश दूसरी, लेकिन हिंदी अब डिफॉल्ट थर्ड लैंग्वेज होगी। एक प्रोविजन था कि स्कूल्स कोई दूसरी इंडियन लैंग्वेज ऑफर कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब अगर एक ही ग्रेड में कम से कम 20 स्टूडेंट उसके लिए रिक्वेस्ट करें। एक ऐसी शर्त जिसे क्रिटिक्स ने तुरंत इम्प्रैक्टिकल बताया, जैसे कि उसे फेल होने के लिए बनाया गया हो। मैसेज चाहे अनजाने में हो या जानबूझकर, बहुत लोगों के लिए क्लियर था, हिंदी अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं थी, वो एक एक्सपेक्टेशन थी। सेक्शन 2 द फायर स्टॉर्म, इसका विरोध तुरंत और जबरदस्त हुआ। ऑपोजिशन पार्टीज जिनकी लीडरशिप शिवसेना UBT कर रही थी, सड़कों पर उतर आई, मुंबई और दूसरे शहरों में प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किए। इस कदम को हिंदी थोपने का एक साफ मामला बताया गया। स्टेट की लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी पर सीधा हमला, किए गए वादाओं से धोखा। भाषा के लिए काम करने वाले एक्टिविस्ट और सिटीजन्स ग्रुप ने दलील दी थी कि यह हिंदी का स्टेटस और मराठी को उसको अपने ही गढ़ में कमजोर करने की एक चोर कोशिश है। सरकार इस रिएक्शन की तेजी से शायद थोड़ी सरप्राइज हो गई और उसने पीछे हटने की कोशिश की। उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा गया कि हिंदी आमतौर पर तीसरी भाषा होगी, लेकिन सख्ती से अनिवार्य नहीं। लेकिन इससे तूफान शांत नहीं हुआ। इस बयान को कमजोर और घुमावदार माना गया और प्रोटेस्ट रुके नहीं। प्रेशर बढ़ता रहा जब तक 29 जून 2025 को सरकार ने हार मान ली। ओरिजिनल ऑर्डर और क्लैरिफिकेशन दोनों को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया गया। उनकी जगह एक नई कमेटी अनाउंस की गई, जिसके हेड जाने माने एजुकेशनिस्ट डॉक्टर नरेंद्र जाधव हैं और उन्हें सबसे बात करके पूरी पॉलिसी को रिव्यू करने का काम सौंपा गया। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस को पब्लिकली जोर देकर कहना पड़ा कि मराठी ही स्टेट की लैंग्वेज पॉलिसी का मेन हिस्सा रहेगी। रूल तो होल्ड पर चला गया, लेकिन उसने जो बहस शुरू की थी वो अभी खत्म होने से बहुत दूर थी, क्योंकि वो पहले ही सरकारी इमारतों से निकलकर सड़कों पर आ चुकी थी। एंड सेक्शन 3 द बैटल ग्राउंड, जुलाई 2025 की शुरुआत में लैंग्वेज पॉलिसी पर चल रही अब्स्ट्रैक्ट बहस हैरान करने वाले तरीकों से असलियत में बदल गई। मुंबई के एक सुबुर्ब मीरा रोड में एक दुकानदार पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS के कार्यकर्ताओं ने बुरी तरह से हमला किया। उसका गुनाह क्या था? उसके स्टाफ ने एक कस्टमर से हिंदी में बात की थी। ये पूरी घटना फिल्म कर ली गई और सोशल मीडिया का जमाना है, सो वो जल्दी ही वायरल हो गई, जिससे चारों तरफ गुस्सा फैल गया। लोकल ट्रेडर्स ने तो इसके विरोध में मार्केट बंद भी रखा और हमलावरों की गिरफ्तारी की मांग की। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। ऐसे ही रिपोर्ट आने लगी कि शिवसेना UBT के समर्थक दुकानदारों को मराठी ना बोलने पर परेशान और बेइज्जत कर रहे हैं। भाषा के नाम पर इस गुंडागर्दी ने दिखा दिया कि इस पॉलिसी ने कितनी दुखती रग छेड़ दी थी। मीरा रोड हमले के जवाब में चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने कड़ी निंदा करते हुए कहा, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले।
कि अपनी भाषा पर गर्व कभी भी गुंडागर्दी का बहाना नहीं बन सकता और कानून इस पर सख्ती से काम करेगा। एमएनएस ने अपने एक्शन को डिफेंड किया और कहा कि उन्हें उकसाया गया था। ये गंदी घटनाएं एक परेशान करने वाली सच्चाई साबित करते हैं। कोई दूर दराज का पॉलिटिकल झगड़ा नहीं है। इसकी असली हिस्सा भारी परिणाम होते हैं जो डर और धमकी का माहौल बनाते हैं। ये एक कॉस्मोपॉलिटिशियन स्टेट में जीने का एक बुनियादी सवाल उठाता है। डोमिनेंट लोकल लैंग्वेज ना बोलने की कीमत क्या है और ये कीमत कौन तय करता है? सेक्शन 4 द हिस्ट्रिकल कॉन्टेस्ट। तो ये एक मुद्दा इतना जोश क्यों पैदा करता है, चलिए जानते हैं। इसे समझने के लिए आपको इतिहास में देखना होगा। महाराष्ट्र स्टेट का जन्म ही एक भाषा आंदोलन से हुआ था। 1950 सेंचुरी में संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट एक बहुत बड़ा जन आंदोलन था जिसने मराठी बोलने वाले लोगों के लिए एक स्टेट की मांग की थी। उससे पहले मराठी बोलने वाले लोग अलग अलग इलाकों में बंटे हुए थे, जैसे कि द्विभाषा बॉम्बे स्टेट में। आंदोलन की दलील सिंपल थी, अपने कल्चर, अपनी पॉलिटिक्स और अपनी पहचान को बचाने के लिए उन्हें अपने स्टेट चाहिए जिसका कैपिटल बॉम्बे था, जो कि अब मुंबई है। ये लड़ाई बहुत कड़वी थी। इसने मराठी बोलने वाले को सेंट्रल गवर्नमेंट और ताकतवर बिजनेस ग्रुप के खिलाफ खड़ा कर दिया, जो बॉम्बे को सेंटर द्वारा चलाया जाने वाला एक अलग शहर बनाना चाहते थे। लेकिन सालों के प्रोटेस्ट के बाद जहां दुख की बात है, पुलिस एक्शन में 100 से ज्यादा लोग मारे गए। आखिरकार मांग पूरी हुई। 1 मई 1960 को आज का महाराष्ट्र स्टेट बना। वो इतिहास स्टेट की यादों में बसा हुआ है। उसने मराठी मानुस यानी मराठी इंसान के इर्द गिर्द एक शक्तिशाली पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को जन्म दिया, जिसके हितों की रक्षा सबसे ऊपर करती थी। शिवसेना जैसी पॉलिटिकल पार्टीज इसी विचार पर बनी थी, जिन्होंने अपने पूरे प्लेटफॉर्म को मराठी भाषा और संस्कृति को खतरों, खासकर माइग्रेंट से बचाने पर केंद्रित किया। तो जब कोई पॉलिसी हिंदी थोपने जैसी लगती है तो उसे सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं समझा जाता, बल्कि उसे स्टेट के वजूद पर हमला माना जाता है। सेक्शन 5 द टू फ्रंट्स। अभी आर्ग्यूमेंट्स कुछ अलग अलग कैंप से आ रहे हैं। जो लोग मराठी को प्राथमिकता देना चाहते हैं, उनके लिए ये सांस्कृतिक अस्तित्व का मामला है। वो चेतावनी के तौर पर सेंसस डाटा की तरफ इशारा करते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार महाराष्ट्र की लगभग 69% आबादी की मदर टंग मराठी है। ये असल में पिछले दशकों से एक गिरावट है। वहीं दूसरी तरफ हिंदी बोलने वालों की संख्या 2001 और 2011 के बीच 35% से ज्यादा बढ़ गई। मुंबई जैसे मेगा सिटी में ये आंकड़े और भी साफ हैं। ये डेमोग्राफिक बदलाव एक गहरा डर पैदा करता है कि कहीं मराठी अपनी ही राजधानी में माइनॉरिटी लैंग्वेज ना बन जाए, जिससे स्टेट का कल्चर कोड कमजोर हो। उनके लिए मराठी को बचाना सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, ये अस्तित्व की लड़ाई है। दूसरी तरफ हिंदी के पक्ष में केस आमतौर पर प्रैक्टिकलिटी और नेशनल यूनिटी का होता है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के नाते समर्थक कहते हैं कि देश में कहीं भी कम्युनिकेशन और आगे बढ़ने के लिए हिंदी जानना जरूरी है। मुंबई जैसे बिजनेस हब में जो पूरे देश से लोगों को खींचता है, हिंदी अक्सर एक कॉमन भाषा है। सरकार का शुरुआती तर्क ये भी था कि मराठी और हिंदी की स्क्रिप्ट एक ही है, देवनागरी, जिससे बच्चों के लिए इसे सीखना आसान होना चाहिए। और फिर इन सब में तीसरा बड़ा प्लेयर है इंग्लिश, जो कि हम सब जानते हैं। बहुत सारे परिवारों के लिए इंग्लिश अभी भी सपने की भाषा है। बेहतर नौकरियों और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज का टिकट। कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये तीसरी भाषा पर पूरी लड़ाई एक भटकाव है, जबकि कई स्टूडेंट्स अपनी पहली 2 भाषाओं में ही माहिर नहीं हैं। वो एक और मैंडेटरी सब्जेक्ट जोड़ने के फैसले पर सवाल उठाते हैं, जबकि असली फोकस बुनियादी शिक्षा को ठीक करने पर होना चाहिए। सेक्शन 6 द बिगर पिक्चर। महाराष्ट्र में ये लड़ाई अकेले नहीं हो रही है।
ये उस बड़ी बहस का एक स्नैपशॉट है जिसने आजादी के बाद से भारत को डिफाइन किया है। रीजनल आइडेंटिटी और एक सिंगल नेशनल आइडेंटिटी के बीच का लगातार तनाव, हिंदी को बढ़ावा देना जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, ऐसा लोग मानते हैं, अक्सर उन स्टेट से सीधा टकराता है जिनकी अपनी समृद्ध भाषाएं और इतिहास हैं। हम ऐसी ही चिंताएं साउथर्न स्टेट जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका में भी देखते हैं, जहां हिंदी थोपने का इशारा करने वाला कोई भी कदम बड़े पैमाने पर विरोध का सामना करता है। ये इंडियन फेडरलिज्म का एक बुनियादी सवाल है। 1000 से ज्यादा भाषाओं वाला देश एक कॉमन आइडेंटिटी कैसे बनाए बिना उस विविधता को कुचले जो उसे अनोखा बनाती है। NEP 2020 जैसी पॉलिसीज स्टैंडर्डाइजेशन का लक्ष्य रखती हैं, लेकिन वो बार बार इस बात से टकराती है कि स्टेट लेवल पर भाषा कितनी पर्सनल और पॉलिटिकल है। महाराष्ट्र में खींची गई लड़ाई की लकीरें इंडियन यूनियन के कैरेक्टर पर चल रही एक लंबी वैचारिक जंग का सबसे नया मोर्चा है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो अब महाराष्ट्र यहाँ से कहाँ जाता है? कंट्रोवर्सी पॉलिसी अभी के लिए टाल दी गई है, लेकिन उसने जो तनाव पैदा किया है वो अभी भी सुलग रहा है। डॉक्टर जाधव की लीडरशिप वाली नई कमेटी के पास अब आगे का रास्ता खोजने का बेहद मुश्किल काम है। एक ऐसा रास्ता जो महाराष्ट्र की गहरी मराठी पहचान का सम्मान करे और साथ ही एक विविध मॉडर्न स्टेट की सच्चाइयों से भी निपट सके। हिंसा, पॉलिटिकल खेल और जोश भरी पब्लिक बहस सभी ये दिखाते हैं कि ये कभी भी सिर्फ एक स्कूल करिकुलम के बारे में नहीं है। ये अपनेपन की भावना, अलग थलग हो जाने के डर और इंडियन के सबसे डायनेमिक स्थानों में से एक में सांस्कृतिक जगह के लिए संघर्ष के बारे में है। सरकार ने शायद फौरी आग बुझा दी है, लेकिन चिंगारियां अभी भी राख में दबी हैं, जो हमें वापस उस बड़े सवाल पर लाती हैं। क्या ये सिर्फ एक पॉलिसी पर बहस है या ये महाराष्ट्र की आत्मा के लिए एक कल्चर वॉर है? जवाब शायद स्टेट की तरह ही कहीं बीच में है और आसान बिल्कुल नहीं है। आप क्या सोचते हैं? क्या एक ऐसा बैलेंस बनाना पॉसिबल है जो एक रीजनल लैंग्वेज को बचाए और एक मल्टीलिंगुअल सोसाइटी में झगड़ा भी ना पैदा करे? और अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में जिन स्टेट्स के पास मिनरल है वो देश के दूसरे स्टेट के साथ शेयर नहीं करेगा। अपने विचार नीचे कमेंट में हमें बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।